चलिए बच्चे, आगे की टॉपिक में हम आपको पढ़ाते हैं वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? तो देखिएगा ध्यान से, वस्तु का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ठीक, जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। हम आपको अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से बताए थे और पढ़ाए भी थे, ठीक ना। तो ये आपको कौन सा दर्पण दिख रहा है? अवतल दर्पण दिख रहा है, तो ध्यान देना। और इसमें नामकरण भी करना सिखाए थे। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एफ और इसको बोलते हैं सी। तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब कोई भी आप दर्पण बनाइए तो उसमें 3 नामकरण आप अपने से याद कर लीजिए कि इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एफ और इसको बोलते हैं सी, यानी कि पी एफ सी, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, वस्तु का मतलब क्या होता है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? वस्तु बोलते हैं, ठीक ना। जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तु। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु बोलते हैं। अच्छा, एक बात और आपको पता होगा, हम आपको बताए थे मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस का मतलब क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आ रही है और समांतर आ रही है, तो एक परावर्तन के पश्चात जहाँ से होकर जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। और अभी हम आपको बताए थे किसके बारे में? वस्तु के बारे में। तो वस्तु का मतलब क्या है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। और अब इसी में आप लोग समझ लीजिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान देना, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ध्यान देना, एक प्रकाश की किरण ऐसे समांतर आ रही है तो यहाँ से होकर जा रही है, दूसरी इसके मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना कि एक प्रकाश की किरण ये वाली टकरा कर यहाँ पर मिल रही है, ठीक, और ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी आ रही है और ये टकराकर यहाँ पे मिल रही है। तो अभी हम आपको बताएं कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। फिर से एक बात समझिएगा कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। और वस्तु को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु। फिर आगे देखिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर या जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई का मतलब क्या होता है? इमेज, और इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझेंगे कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु। और परावर्तन के पश्चात जहाँ पे प्रकाश की किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। वस्तु को ओ से प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोग सीखेंगे। हेडिंग क्या रहेगी? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, एक बात ध्यान देना, इसकी 3 स्थिति होती है। अगर आप ये तीनों स्थिति सीख लेंगे तब आपको प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का बनाना उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी पहली स्थिति है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। इसकी पहली स्थिति क्या है? ये देखिए, कौन सा दर्पण दिख रहा है आपको? अवतल दर्पण दिख रहा है। और अवतल दर्पण में हम आपको बताए थे कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें नामकरण आपको करना। तो ये हो जाएगा आपका पी, ये हो जाएगा आपका एफ और ये हो जाएगा आपका सी। पहला कंटेंट इसका क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है कि नहीं। देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से, ठीक है कि नहीं। देखिए, जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है
तो कहाँ से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझेंगे कि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर है क्या? यह आपका पहला कंटेंट था, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। हो गया? चलिए अब दूसरा इसका कंटेंट क्या है बच्चे, ध्यान देना। दूसरा इसका कंटेंट है ये फिर से अवतल दर्पण है, ये नामकरण P, ये हो गया F और ये हो गया C। दूसरा इसका कंटेंट है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी, कहाँ से होकर आएगी? मुख्य फोकस से होकर आएगी, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार देखिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आते हैं तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक, इसका भी कंटेंट लिखेंगे कि प्रकाश की किरण कहाँ से होकर आ रही है? मुख्य फोकस से होकर आ रही है। तो जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो कहाँ से क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है कि नहीं? फिर से एक बार देखिए कि कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है ना? ये आपका दूसरा नियम है, कॉपी कर लीजिए इसको। फिर आगे आप तीसरा वाला कंटेंट देखते हैं। चलिए तीसरा कंटेंट क्या है, फिर से एक बार दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं, फिर नामकरण करते हैं। ये हो गया आपका P, ये हो गया F और ये हो गया C। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिएगा तीसरा कंटेंट, देखिए तीसरे में क्या है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर आती है, कहाँ से होकर आती है? दर्पण के ध्रुव से होकर जब आती है तो समान कोण बनाते हैं। ठीक है ना? ये देखिए प्रकाश की किरण है और कहाँ से होकर आ रही है? दर्पण के ध्रुव से। तो यहाँ पर ध्यान देना ये दोनों समान कोण बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? देखिए जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से होकर आएगी तब क्या करते हैं? समान कोण बनाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? जब दर्पण के ध्रुव से होकर आ रही है तो दर्पण के ध्रुव से जब होकर आएगी तब क्या करेंगे? समान कोण बनाएंगे। अब समान कोण का मतलब क्या है कि अगर इनके बीच में 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसको भी कॉपी कर लीजिए। तो ध्यान देना, आपको पहले हम बताए थे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। तो आज हम आपको सिखाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना? अब ध्यान देना कि इसकी कितनी स्थितियां होती हैं बच्चे? इसकी 6 स्थितियां होती हैं। ठीक है ना? इसकी कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां होती हैं। आपको 6 स्थिति तैयार करना है। यह हाई स्कूल के बोर्ड पेपर में इसमें से एक स्थिति पूछता है। ठीक है ना? तो चलिए सीखते हैं, तैयार करते हैं। तो पहली स्थिति क्या है बच्चे? इसमें की पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो बच्चे? अनंत पर हो। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब जानते हैं? अनंत का मतलब ये होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। ये तो सबको पता है कि जिसका कोई अंत ना हो। अनंत का एग्जैक्ट मतलब हम आपको बताते हैं। ध्यान देना, जहाँ पर पेड़ पौधे और आकाश या ये जो आकाश दिख रहे हैं ना, ये दोनों मिलते हुए दिखाई दे।
ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनंत। यानी कि इसके बाद की रखी वस्तु हमें दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी, तब हम इसी को क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या है बच्चे इसकी, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तब देखते हैं, फिर से ध्यान देना, ये आपका बना अवतल दर्पण, फिर इसका नामकरण करते हैं, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक है ना, तो अब एक बात चलिए सीखिए कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो यहाँ पर अभी हम आपको कंटेंट बताए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक, और वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी वाली प्रकाश की किरण भी क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम आपको बताए थे कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात ये दोनों कहाँ से होकर जाते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ध्यान देना, तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है ना, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर गई, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस से होकर गई। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस पर। एक बात आप लोग ध्यान देना, इसको आप लोग सीखना कि जब कोई भी घटना, ठीक है ना, जब कोई भी घटना या कोई भी क्रिया दर्पण के सामने होती है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है ना, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है कि नहीं, फिर से एक बार देखिएगा, जब कोई भी घटना दर्पण के सामने होती है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें होने वाली घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं, दर्पण के सामने। तो एक चीज आपको मिला कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। अब एक बात और ध्यान दो, वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी गई है, तो वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है, एकदम छोटा बन रहा है, अर्थात कैसा, बिंदु के आकार का। कैसा बन रहा है बच्चे, बिंदु के आकार का। और इसकी प्रकृति हम आपको बताए थे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है ना, इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टा। आकार कोई पूछे तब आप क्या बताएंगे, बिंदु के आकार का। ठीक, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करेंगे आप लोग। चलिए इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। अभी पहली स्थिति क्या थी कि जब वस्तु अनंत पर थे, ठीक है ना, और दूसरी स्थिति क्या रहेगी, जब वस्तु अब ध्यान दो, वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो ऐसे डायरेक्ट लिख दें कि जब वस्तु C से दूर पर हो, ठीक है ना, C से दूर पर हो। C का मतलब हम आपको बताए थे, वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर पर हो। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। तो अब फिर से इसका चित्र बनाते हैं, फिर इसका नामकरण करते हैं। ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक, तो जो वस्तु वक्रता केंद्र से दूर पर होगा, यहाँ पर देखिए ये वक्रता केंद्र है और इससे दूरी पर ये वस्तु रखी गई है। फिर वही कंटेंट चलेगा जो हम आपको 3 कंटेंट बताए थे। उसमें का पहला कंटेंट कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है ना, और दूसरा आपको कंटेंट बताए थे कि जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आएगी तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये वाली प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ये परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है ना। और प्रतिबिंब के बारे में भी बताए थे कि जहाँ पर प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पर प्रकाश की किरणें दोनों मिल रही हैं तो ये क्या हो गया आपका प्रतिबिंब। देखिए वस्तु यहाँ पर इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इतना छोटा सा बन रहा है, ठीक। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर पर होती है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। लेकिन क्या, सी तथा एफ के बीच में। कहाँ पे बन रहा है बच्चे, सी तथा एफ के बीच में, ठीक है ना। और कैसा बना, वस्तु इतनी बड़ी और इसका प्रतिबिंब छोटा, तो लिखेंगे क्या, वस्तु से छोटा। क्या लिखेंगे बच्चे, वस्तु से छोटा। और इसकी प्रकृति हम आपको बताए थे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा उल्टा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। आगे इसका तीसरा कंटेंट क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी पर हो, ये आपका तीसरा कंटेंट है। तीसरे कंटेंट वाला देखते हैं फिर से। ये आपका अवतल दर्पण बन गया, फिर इसका नामकरण करेंगे, ये आपका हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया आपका सी। वस्तु कहाँ पर रखी गई है, वक्रता केंद्र पर रखी गई है। फिर वही कंटेंट, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से। फिर आगे जब मुख्य फोकस से होकर आएगी तो ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये देखिए प्रकाश की किरण कहाँ पे मिल रही है, वक्रता केंद्र पर मिल रही है, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो बच्चे, वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। इसको ठीक से बना देते हैं। ठीक, तो देखिए जब वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है बच्चे, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर बनता है। और उसका आकार कैसा होता है, देखिए वस्तु अगर इतनी बड़ी है तो उसका प्रतिबिंब भी उतना बड़ा, तो लिखेंगे क्या, समान आकार का। और एक बात ध्यान देना, इसकी प्रकृति हम आपको बताए थे, इसकी प्रकृति कैसे होगी, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, इसकी प्रकृति क्या होगी बच्चे, वास्तविक तथा उल्टा। अब इसको भी कॉपी कर लीजिए। हटा दें, चलिए आगे इसमें की चौथी टॉपिक देखते हैं। चौथी टॉपिक क्या है बच्चे, अभी देखिए वस्तु कहाँ पर थी, वक्रता केंद्र पर। अब अगली टॉपिक क्या है कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस दूरी। तो जब सी तथा एफ के बीच में हो, ठीक, फिर से चित्र बनाते हैं। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा अच्छे से आप लोग ध्यान देना। जहाँ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसको फिर से बता दूंगा। और आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। फिर आगे चलिए। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, तो यहाँ पर देखिए सी है और ये एफ है, तो वस्तु जब सी तथा एफ के बीच में हो, फिर वही कंटेंट, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। फिर आगे मुख्य फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समान, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये देखिएगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है बच्चे, वक्रता केंद्र से दूर पर बन रहा है कि नहीं। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र से दूर पर बनता है, ठीक है ना। कहाँ पे बनता है बच्चे, वक्रता केंद्र से दूर पर बनता है। और इसका आकार क्या होता है, देखिए वस्तु यहाँ पर इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो लिखेंगे क्या, वस्तु से बड़ा। क्या लिखेंगे बच्चे,
वस्तु से बड़ा। और इसके प्रतीक हम आपको बताए थे क्या, वास्तविक तथा उल्टा। इसको भी कॉपी कर लीजिए। मिटा दे इसको। चलिए अगली टॉपिक क्या है, पांचवी इसकी टॉपिक है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। यह को मतलब होता है बच्चे मुख्य फोकस। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, मुख्य फोकस पर। तो ये वाला चित्र बनाइए इसे, फिर इसका नामकरण करिए। ये हो गया पी, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया सी। वस्तु कहाँ पर रखी गई है, मुख्य फोकस पर। फिर आगे ध्यान दो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ शो कर जाएगी, मुख्य फोकस शो कर जाएगी। फिर आगे एक बात हम आपको बताए थे, और जो तीसरी वाली टॉपिक, तो तीसरी वाली टॉपिक में क्या बताए थे कि जब दर्पण के ध्रुव से होकर आएगी तब क्या करते हैं बच्चे, समान कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ पर भी समान कोण, यहाँ पर भी समान कोण बना। देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आया, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गया। ये वाली प्रकाश की किरण देखिएगा दर्पण के ध्रुव से होकर आई, तब ये क्या किए, समान कोण बनाए। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ तो कहीं पर नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं, तब हम इसको क्या मान लेंगे कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं, अनंत पर। तो एक चीज आपको मिला कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चे, अनंत पर बनेगा। वस्तु यहाँ पर इतनी बड़ी और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा, लेकिन क्या, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक, और इसकी प्रकृति क्या होती है बच्चे, वास्तविक तथा उल्टा। ये सेम दर्पण की कहानी है। जो आप लोग दर्पण के सामने या शीशे के सामने अपना मुंह देखते हैं ना, उसी की कहानी है। जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, और जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। यानी कि चीजें जैसे जैसे आप दूर जाते हैं दर्पण से या शीशे से तो वैसे वैसे छोटी दिखाई देती है, और जैसे जैसे पास लेकर आते हैं वही वस्तु आपको बड़ी दिखाई देती है। सेम यही है, जैसे जैसे आप पास आ रहे हैं वस्तु वैसे वैसे बड़ी दिख रही है या उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। ठीक, अब इसकी लास्ट वाली जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाली टॉपिक पेपर में अक्सर पूछता है। ठीक, तो चलिए देखिए इसकी छठवीं वाली टॉपिक क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। अच्छा एक बात बताए, ध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, तो ध्यान देना इसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी। ठीक, यहाँ पर है एक प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ये कहाँ से होकर जाएगी बच्चे, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक ना। और एक बात ध्यान देना कि जब दूसरी वाली प्रकाश की किरण इसके ध्रुव से होकर आएगी तब ये क्या करेंगे, समान कोण बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मानते क्या है कि ये वाली प्रकाश की किरण जो एकदम पास आ गई तो इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। ठीक, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चे, दर्पण के पीछे बन रहा है। और अच्छा एक बात बताइए कि जब दर्पण के पीछे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासी होगा। और अगर प्रतिबिंब आभासी है तो उसकी प्रकृति कैसे होगी बच्चे, सीधा। इसमें कोई दिक्कत, अभी तक प्रतिबिंब वास्तविक बनता था तो वो उल्टा दिखाई देता था, अब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। क्लियर है क्या। तो देखिए जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है तब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो हो सकता है कि ये वस्तु से छोटा भी हो या वस्तु से बड़ा भी हो या वस्तु के आकार का हो या समान आकार का हो। क्योंकि पीछे कोई भी घटना हो रही है हमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। ये डिपेंड करता है प्रकाश की किरणों पर। अगर प्रकाश को पास से फोकस कराएंगे तब उसका प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा,
दूर पे फोकस कराएंगे तो उसका प्रतिबिंब छोटा बन जाएगा, और अगर बीच से फोकस कराएंगे तब उसका प्रतिबिंब समान आकार का बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा। और क्या लिख सकते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा। कोई दिक्कत इसमें? आज की टॉपिक में इतना ही, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट में आप कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो उसको मैं फिर से पढ़ा दूँगा।